आज की कहानी एक ऐसे केस की है जहां एक्सीडेंट दिखता कुछ है, सच्चाई कुछ और होती है। कहानी शुरू होती है पीटर से, जिसे सरकार मेडल देती है, लेकिन पीटर खुश नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से ये सम्मान जोसेफ का था। जोसेफ जो शराब और अकेलेपन में डूबा रहता है। तभी न्यूज आती है, एक ओल्ड कपल का मर्डर हो गया है। एसपी जोसेफ को बुलाता है क्योंकि केस बिगड़ रहा होता है। जोसेफ घर को ध्यान से चेक करता है। पीछे दीवार पर चप्पल के निशान मिलते हैं। वो सीढ़ी लगाकर बालकनी तक जाता है, फिर अंदर जाकर देखता है लाशें पड़ी हैं। किचन में जला हुआ पेन देखकर उसे शक होता है कि किलर जान पहचान का था। पूछताछ में पता चलता है सबसे पहले लाश भतीजे ने देखी थी। वो सुबह 5 बजे दूध देने आया था। वो रात को फिल्म देखने गया था। उसकी माँ टीवी देख रही थी। जोसेफ ग्लास मंगवाने के बहाने भतीजे के घर जाता है। रास्ते में पता चलता है कि प्रॉपर्टी को लेकर घर में झगड़े थे। जैसे ही घर पहुंचते हैं, जोसेफ एसपी से कहता है यही किलर है, अरेस्ट कर लीजिए। सब चौंक जाते हैं। जोसेफ बताता है इसके फिंगरप्रिंट्स वही हैं जो बालकनी के बल्ब पर मिले थे। किलर ने बल्ब निकालकर अंधेरा किया था और चाकू धोने की कोशिश भी की थी। साथ ही विक्टिम के घर से कैलेंडर का फटा पन्ना मिला जो इसी के घर के कैलेंडर से मैच करता है। मतलब उसी में चाकू लपेटकर ले जाया गया था। भतीजा गिरफ्तार हो जाता है। एसपी पूछता है इतना पक्का कैसे है? जोसेफ कहता है ये प्रोफेशनल मर्डर नहीं था, लॉक टूटा नहीं था, बस डैमेज था। मतलब किलर घबराया हुआ था और जबरदस्ती के निशान नहीं थे, इसलिए वो जान पहचान का ही था। इसी वजह से घर में खाना और चाय तक तैयार थी और फोन लोकेशन भी बताती है। ये रात को बाहर नहीं गया। केस खत्म होता है और जोसेफ दोस्तों के साथ ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन रात में उसे एक्स वाइफ स्टेला की याद सताती है। वो बेटी के कमरे में जाता है। बेटी ताना मारती है, अगर आपने मॉम को कभी लव लेटर दिया होता तो वो आपको छोड़कर नहीं जाती। जोसेफ टूट जाता है। अगली सुबह खबर मिलती है स्टेला का एक्सीडेंट हो गया है। जोसेफ हॉस्पिटल पहुंचता है। स्टेला आईसीयू में होती है। जोसेफ उसे देखकर फ्लैशबैक में चला जाता है। जब डिलीवरी के वक्त स्टेला डरी हुई थी और जोसेफ उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था। स्टेला बेटी को जन्म देती है। प्रेजेंट में नर्स पूछती है हस्बैंड कौन है, लेकिन अंदर पीटर जाता है और जोसेफ बाहर अकेला खड़ा रह जाता है। दोस्त पूछते हैं अगर प्यार था तो अलग क्यों? कहानी पास्ट में जाती है। एक शादी में जोसेफ और लीजा चोरी छिपे मिलते हैं। फादर उन्हें पकड़ लेता है। जोसेफ बोलता है हम प्यार करते हैं। फादर कहता है तो शादी करो। लीजा कहती है मेरे डैड से बात कर लो, लेकिन डैड साफ मना कर देता है और बोलता है मैं उस बेरोजगार से शादी नहीं कराऊंगा। जोसेफ परेशान होता है, लेकिन लीजा से कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। और दोनों का रिश्ता और आगे बढ़ जाता है। जोसेफ की पुलिस में नौकरी लग जाती है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होते होते लीजा की शादी किसी और से हो चुकी होती है। कुछ साल बाद जोसेफ की अरेंज मैरिज स्टेला से हो जाती है। उनकी एक छोटी बेटी भी होती है। फिर एक दिन जोसेफ एक केस में एक घर पहुंचता है। पड़ोसी बताते हैं घर से कई दिनों से बदबू आ रही थी। लोग कहते हैं लड़की अच्छे घर की थी, लेकिन पति शराबी था और मारपीट करता था। अब वही लड़की घर में मरी पाई गई थी। जोसेफ बॉडी देखता है और सन्न रह जाता है। लाश सड़ चुकी होती है। तभी उसकी नजर दीवार की शादी वाली फोटो पर जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लाश लीजा की होती है जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता था। जोसेफ वहीं टूट जाता है। घर पहुंचकर वो खुद पर पानी डालता रहता है। स्टेला पूछती है क्या हुआ, लेकिन जोसेफ कुछ नहीं बताता। यहीं से उनकी शादी टूटने लगती है। स्टेला पास आती तो जोसेफ दूर भागता। उसके दिमाग में बस लीजा की लाश घूमती रहती। एक दिन स्टेला पूछती है क्या आपका अफेयर है? जोसेफ बस कहता है मेरी बेटी मुझे देकर जाना। स्टेला अंदर से टूट जाती है। कुछ दिन इंतजार करती है, फिर चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। 2 साल बाद वो पीटर से शादी कर लेती है। अब प्रेजेंट में जोसेफ दोस्तों से कहता है स्टेला की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं उसे छोड़ने के बाद भी देखने जाता था, बस बेटी को छोड़ने के बहाने। तभी पीटर का कॉल आता है। वो जोसेफ को हॉस्पिटल बुलाता है। पीटर बताता है डॉक्टर कह रहे हैं स्टेला को वेंटिलेटर पर रखने का फायदा नहीं, वो अब सिर्फ जिंदा लाश है। और डॉक्टर ऑर्गन डोनेशन पूछ रहे हैं। ये सुनते ही जोसेफ को फ्लैशबैक आता है जब उनकी बेटी जेनी गिरकर गंभीर घायल हुई थी। सर्जरी के बाद भी हालत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा वो ब्रेन डेड है। तब स्टेला ने रोते हुए ऑर्गन डोनेशन की परमिशन दे दी थी। अब वही चीज स्टेला के साथ हो रही थी। ऑर्गन्स निकालकर उसकी बॉडी फ्यूनरल के लिए भेज दी जाती है। और तभी जोसेफ को सबसे बड़ा झटका लगता है। जिस दिन उसने बेटी को कमरे में लिखते देखा था वो उसका भ्रम था, क्योंकि जेनी तो कब की मर चुकी थी। पहले लीजा गई, फिर
बेटी और अब स्टेला भी फ्यूनरल में जोसेफ रोते हुए स्टेला के माथे को चूमता है। सब चले जाते हैं लेकिन जोसेफ अकेला रह जाता है। फिर वो एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचता है। इलाका सुनसान होता है, बस एक चाय की टपरी होती है। स्टेला रोज चर्च जाती थी और उसी रास्ते में एक जीप ने उसे टक्कर मार दी थी। जोसेफ थाने जाकर स्कूटी देखता है। स्कूटी पर ज्यादा डैमेज नहीं होता और यहीं से उसे शक हो जाता है। वो चाय वाले से पूछताछ करता है। चाय वाला बताता है जीप में 2 लोग थे, टक्कर मारकर वो भाग गए। ड्राइवर ने पलटकर भी नहीं देखा, लेकिन उसके साथ वाला आदमी पीछे जरूर देख रहा था। फिर एक कार आई, उसमें एक अमीर कपल था। उन्होंने स्टेला को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन बिना नाम नंबर दिए गायब हो गए। जोसेफ जीप का नंबर निकलवाता है। दोस्त बताता है ये नंबर किसी लॉरी का रजिस्टर नंबर है। जोसेफ समझ जाता है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। वो तुरंत आईटी टीम से कहता है मोबाइल डंपिंग निकालो और बोलता है अगर हादसा होता तो ड्राइवर जरूर रुकता, लेकिन वो भागा क्योंकि उसे पता था ये प्लान है। जोसेफ पीटर के घर जाकर स्टेला का सामान चेक करता है। पर्स में दवाइयां मिलती हैं। पीटर बताता है बेटी की मौत के बाद स्टेला डिप्रेशन और बीपी की दवाइयां लेती थी। जोसेफ चाय वाले से उस आदमी का स्केच बनवाता है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। आईटी रिपोर्ट से पता चलता है उस इलाके में सिर्फ BSNL नेटवर्क आता है और उसी टाइम किसी ने कॉल किया था। चाय वाला कार पहचान लेता है, कार फोर्ड कंपनी की थी। जोसेफ समझ जाता है क्राइम में अपनी कार कोई नहीं लाता, ये कार डंपयार्ड से ली गई होगी। फिर जोसेफ डंपयार्ड पहुंचता है और पूछता है क्या इस मॉडल की फोर्ड कार हाल ही में यहाँ आई थी। इसके बाद जोसेफ स्टेला के ऑर्गन्स पाने वालों की लिस्ट निकलवाता है। उसे पता चलता है स्टेला के ऑर्गन्स 4 लोगों को दिए गए हैं, 3 गरीब लोग और 1 रिटायर्ड। KSRTC स्टाफ जोसेफ एक एक करके सभी से मिलता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये लोग बेगुनाह हैं। ऑनरगन रैकेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उन लोगों की जांच करता है जिन्हें पहले जेनी के ऑनरगन्स मिले थे। इसी जांच में 40 दिन निकल जाते हैं। 40वें दिन स्टेला की कब्र पर प्रेजर होती है, लेकिन उसी दिन रेणुका मर जाती है जिसे जेनी का हार्ट डोनेट हुआ था। ये सुनकर जोसेफ टूट जाता है। वो बॉडी देखने तक नहीं जाता, घर जाकर ब्लेड से अपनी नस काट लेता है। दोस्त उसे खून में पड़ा देखते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। फादर भी आते हैं और समझाते हैं कि उसे रोज चर्च जाना चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद जोसेफ सच में रोज स्कूटी से चर्च जाने लगता है। कुछ दिन बाद आईटी वाला कॉल करता है और बताता है संदिग्ध फोन में नया सिम डला है, फोन ऑन होते ही लोकेशन मिल जाएगी। इधर जोसेफ को डंपयार्ड से वही फोर्ड कार मिल जाती है जिससे स्टेला को हॉस्पिटल ले जाया गया था। केमिकल टेस्ट से कार में खून के निशान मिल जाते हैं। अब जोसेफ समझ जाता है स्टेला वाला प्लान फिर से दोहराया जा रहा है। जांच में पता चलता है हर बार वही तरीका अपनाया जाता है, जीप से एक्सीडेंट कराया जाता है, फिर सेकंड हैंड कार में हॉस्पिटल ड्रॉप और बाद में कार डंपयार्ड में क्रश कर दी जाती है। कार का पता निकालते निकालते जोसेफ रिवरडेल अपार्टमेंट तक पहुंचता है। गार्ड कंफर्म कर देता है कि वही आदमी यहाँ रहता है और उसने नई एम्बेसडर कार खरीदी है। जोसेफ दोस्तों को निगरानी पर लगा देता है और आईटी वाले को डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि ये कल एडवोकेट श्रीनिवास तक जरूर पहुंचा देना। उसी रात जोसेफ एम्बेसडर कार में हिडन कैमरास लगवा देता है। अगली सुबह वो तैयार होता है और चर्च के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वही जीप आती है और जोसेफ की स्कूटी को टक्कर मार देती है। जोसेफ गिर जाता है, लोग जमा हो जाते हैं। तभी वही कपल एम्बेसडर कार में आता है और मदद के बहाने जोसेफ को हॉस्पिटल ले जाता है। अब कोर्ट में एडवोकेट श्रीनिवास जज को सारे सबूत दिखाता है। सच्चाई सामने आती है कि सिटी हॉस्पिटल एक बड़ा ऑर्गन रैकेट चला रहा था। एक्सीडेंट मरीजों को जानबूझकर ब्रेन डेड घोषित किया जाता था। कागजों में लिखा जाता कि ऑनरगन्स गरीबों को मिले, लेकिन असल में ऑनरगन्स फॉरेन पेशेंट्स को दिए जाते थे। गरीबों के साथ नकली ऑपरेशन का ड्रामा किया जाता था। इसी वजह से रेणुका मर गई, क्योंकि उसे असली हार्ट लगाया ही नहीं गया था। फिर पता चलता है जोसेफ ने आत्महत्या करने के लिए नस नहीं काटी थी। वो जानबूझकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, क्योंकि उसे पता था हॉस्पिटल B नेगेटिव लोगों को टारगेट कर रहा है और जोसेफ का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव था। वो चाहता था कि ये लोग उसे शिकार बनाएं ताकि पूरा सबूत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, और वही होता है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त कार में उसके सिर पर हमला करके उसे ब्रेन डैमेज कर दिया जाता है, लेकिन हिडन कैमरा में सब रिकॉर्ड हो जाता है। जोसेफ को भी ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है और आखिर में जोसेफ की मौत हो जाती है। कोर्ट में सबूत देखकर जज हैरान रह जाता है और CBI को ऑर्डर देता है कि सभी को गिरफ्तार किया जाए। फिर जोसेफ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके दोस्त उसकी मूंछों को आखिरी बार ताव देकर ऊपर कर देते हैं। सरकार जोसेफ को मेडल देती है, लेकिन मेडल लेने उसकी फैमिली से कोई नहीं आता, इसलिए पीटर मेडल लेने जाता है और उसे एहसास होता है कि यह मेडल असल में पीटर का नहीं बल्कि जोसेफ का था। और यही मूवी खत्म हो जाती है।